नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस में। नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारी इतिहास की इस नई कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम इतिहास विषय की शुरुआत करने जा रहे हैं। यह हमारा पहला अध्याय है, इतिहास का परिचय। आज की कक्षा में हम बिल्कुल शुरुआत से समझेंगे कि इतिहास आखिर होता क्या है, इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं और भारतीय इतिहास के प्रमुख काल कौन कौन से हैं। मैं आपसे एक बात पहले ही कहना चाहूँगा कि आज की पूरी कक्षा आगे के इतिहास की नींव है। यदि आज का अध्याय अच्छे से समझ लिया तो आगे के सभी अध्याय आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए अपनी कक्षा शुरू करते हैं। इतिहास, हिस्ट्री। सबसे पहले हम समझते हैं कि इतिहास क्या होता है। यहाँ लिखा है कि इतिहास मानव के अतीत का क्रमबद्ध, प्रामाणिक एवं वैज्ञानिक अध्ययन है। अब इसे ध्यान से समझिए। सबसे पहले शब्द आता है अतीत। अतीत का मतलब है जो बीत चुका है, जो पहले हो चुका है। अब दूसरा शब्द है क्रमबद्ध। क्रमबद्ध का अर्थ होता है घटनाओं को सही क्रम में समझना, अर्थात कौन सी घटना पहले हुई, उसके बाद कौन सी हुई और फिर उसके बाद क्या हुआ। अब तीसरा महत्वपूर्ण शब्द है प्रामाणिक। प्रामाणिक का अर्थ है ऐसी जानकारी जो प्रमाणों के आधार पर सही सिद्ध की जा सके। और चौथा शब्द है वैज्ञानिक अध्ययन। वैज्ञानिक अध्ययन का अर्थ है किसी भी बात को सोच समझकर, प्रमाणों की जांच करके और तथ्यों के आधार पर समझना। इस प्रकार इतिहास केवल कहानियों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह मानव के अतीत का क्रमबद्ध, प्रामाणिक और वैज्ञानिक अध्ययन है। अब आगे लिखा है, इसके माध्यम से मानव सभ्यता, संस्कृति, राज्यों तथा सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विकास की जानकारी प्राप्त होती है। अब इसका अर्थ समझिए। जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमें यह पता चलता है कि पहले लोग कैसे रहते थे, उनकी सभ्यता कैसी थी, उनकी संस्कृति कैसी थी, अलग अलग राज्यों का विकास कैसे हुआ तथा समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति में समय के साथ क्या क्या परिवर्तन हुए। यही कारण है कि इतिहास केवल बीते हुए समय की जानकारी नहीं देता, बल्कि मानव विकास की पूरी यात्रा को समझने में सहायता करता है। महत्वपूर्ण तथ्य। अब नीचे दिए गए महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान देते हैं। यहाँ पहली बात लिखी है, इतिहास के जनक हेरोडोटस, यूनान, अर्थात इतिहास का जनक हेरोडोटस को माना जाता है। दूसरी बात, हिस्ट्री शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हेरोडोटस, अर्थात हिस्ट्री शब्द का सबसे पहले प्रयोग भी हेरोडोटस ने किया। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, हेरोडोटस को इतिहास का पिता सिसेरो ने कहा। यह परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है। यहाँ एक बात विशेष रूप से याद रखिए, इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं और उन्हें इतिहास का पिता कहने वाले सिसेरो थे। इन दोनों बातों में अक्सर विद्यार्थी भ्रमित हो जाते हैं, इसलिए इसे अच्छी तरह याद रखिए। अब तक हमने क्या पढ़ा? इतिहास मानव के अतीत का क्रमबद्ध, प्रामाणिक और वैज्ञानिक अध्ययन है। इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं। हिस्ट्री शब्द का सबसे पहले प्रयोग भी हेरोडोटस ने किया और हेरोडोटस को इतिहास का पिता सिसेरो ने कहा। यही इस भाग का छोटा सा रिवीजन है। अध्याय 1, इतिहास का परिचय, हेरोडोटस। अब बीच वाले भाग को समझते हैं। यहाँ हेरोडोटस का चित्र दिया गया है। सबसे पहले लिखा है, हेरोडोटस यूनान के प्रसिद्ध इतिहासकार थे, अर्थात वे एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे। अब आगे लिखा है, इन्होंने विभिन्न देशों की यात्राएं की और मानव समाज, नीति रिवाज, युद्धों आदि का वर्णन किया। इसका अर्थ है कि उन्होंने अलग अलग स्थानों का भ्रमण किया और वहां के समाज, रीति रिवाज तथा युद्धों के बारे में जानकारी एकत्रित की। अब आगे लिखा है, उनकी प्रमुख पुस्तक हिस्ट्रीज, अर्थात उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम हिस्ट्रीज है। नीचे पीले बॉक्स में फिर से लिखा है, इतिहास का पिता, और नीचे लाल बॉक्स में लिखा है, सिसेरो ने हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा। एक बार फिर यही बात दोहराई गई है ताकि यह तथ्य अच्छी तरह याद हो जाए। अब इसका छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। हेरोडोटस यूनान के प्रसिद्ध इतिहासकार थे। उन्होंने विभिन्न देशों की यात्राएं की। उन्होंने मानव समाज, रीति रिवाज और युद्धों का वर्णन किया। उनकी प्रमुख पुस्तक हिस्ट्रीज है और सिसेरो ने उन्हें इतिहास का पिता कहा। इतिहास क्यों महत्वपूर्ण है? अब दाईं ओर दिए गए भाग को समझते हैं। यहाँ प्रश्न पूछा गया है, इतिहास क्यों महत्वपूर्ण है? सबसे पहले लिखा है,
यह हमारे अतीत की घटनाओं को समझने में मदद करता है। अर्थात इतिहास हमें यह समझने में सहायता करता है कि पहले क्या क्या हुआ था। दूसरा बिंदु, वर्तमान की समस्याओं के समाधान हेतु मार्गदर्शन देता है। अर्थात इतिहास हमें वर्तमान को समझने और उससे जुड़े समाधान की दिशा दिखाता है। तीसरा बिंदु, राष्ट्र की एकता, संस्कृति एवं गौरव की भावना को बढ़ाता है। अर्थात इतिहास पढ़ने से अपने देश, अपनी संस्कृति और अपने गौरव के प्रति सम्मान की भावना विकसित होती है। और चौथा बिंदु, भविष्य के निर्माण के लिए अनुभव प्रदान करता है। अर्थात इतिहास हमें ऐसे अनुभव देता है जिनसे भविष्य को बेहतर बनाया जा सकता है। अब इसका छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। इतिहास हमें अतीत समझाता है, वर्तमान में मार्गदर्शन देता है, राष्ट्र की एकता और संस्कृति की भावना बढ़ाता है और भविष्य के निर्माण के लिए अनुभव प्रदान करता है। इतिहास के स्रोत, सोर्सेस। अब अगला महत्वपूर्ण विषय है इतिहास के स्रोत। इतिहास की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? यहाँ दो प्रकार के स्रोत बताए गए हैं। पहला, साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों में शामिल हैं ग्रंथ, शिलालेख, ताम्रपत्र, मुद्राएं, अभिलेख, यात्रावृत्त, पुराण और साहित्य आदि। अर्थात लिखित सामग्री से मिलने वाली जानकारी साहित्यिक स्रोत कहलाती है। दूसरा, पुरातात्विक स्रोत। अब दूसरा स्रोत है पुरातात्विक स्रोत। इनमें शामिल हैं औजार, बर्तन, मूर्तियां, भवन अवशेष, गुफाएं, चित्र और सिक्के आदि। अर्थात जो वस्तुएं खुदाई या अवशेषों के रूप में प्राप्त होती हैं, वे पुरातात्विक स्रोत कहलाती हैं। अब इसका छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। इतिहास के दो प्रमुख स्रोत बताए गए हैं। पहला साहित्यिक स्रोत, दूसरा पुरातात्विक स्रोत। भारतीय इतिहास के प्रमुख काल। अब हम इस अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण भाग पर आते हैं। यहाँ भारतीय इतिहास के प्रमुख काल दिखाए गए हैं। सबसे पहले है प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड। सबसे पहले समय लिखा है अज्ञात से 4000 ईसा पूर्व। अब इसकी विशेषताएं समझते हैं। सबसे पहली विशेषता, लेखन कला का ज्ञान नहीं था, अर्थात उस समय लोग लिखना नहीं जानते थे। दूसरी विशेषता, जानकारी पुरातात्विक अवशेषों से प्राप्त होती है, अर्थात उस समय लिखित प्रमाण नहीं थे, इसलिए जानकारी अवशेषों के आधार पर मिलती है। अब नीचे ध्यान देने योग्य बातें दी गई हैं। प्रागैतिहासिक काल को आद्य काल भी कहा जाता है। इस समय मानव ने जंगलों में जीवन व्यतीत किया। इसी काल के दौरान कृषि का विकास हुआ और धीरे धीरे मानव का जीवन सरल से जटिल होता गया। अब प्रागैतिहासिक काल के 3 प्रमुख चरण बताए गए हैं। पहला, पुरापाषाण काल। समय लगभग 20 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। विशेषताएं, यह सबसे प्राचीन काल था। पत्थरों के औजारों का उपयोग होता था। भोजन की खोज और शिकार मुख्य कार्य था। दूसरा, मध्यपाषाण काल। समय लगभग 10,000 से 7,000 ईसा पूर्व। इस काल में छोटे एवं उन्नत औजारों का प्रयोग होने लगा। मानव अर्धघुमंतु जीवन व्यतीत करने लगा। मछली पकड़ना, शिकार करना तथा फल फूल इकट्ठा करना प्रमुख कार्य था। तीसरा, नवपाषाण काल। समय लगभग 7,000 से 1,000 ईसा पूर्व। इस काल में कृषि का प्रारंभ हुआ, पशुपालन और स्थायी निवास शुरू हुआ। मिट्टी के बर्तन, कपड़े तथा चक्की का उपयोग होने लगा। अब यहाँ एक स्मरणीय ट्रिक दी गई है। पुराने औजार, शिकार। मध्य, छोटे औजार, अर्धघुमंतु जीवन। नव, नया युग, कृषि और स्थायी जीवन। इस ट्रिक की सहायता से तीनों काल आसानी से याद रखे जा सकते हैं। अब नीचे त्वरित पुनरावृत्ति दी गई है। पुरापाषाण काल 20 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। मध्यपाषाण काल 10,000 से 7,000 ईसा पूर्व। नवपाषाण काल 7,000 से 1,000 ईसा पूर्व। और सबसे नीचे फिर से याद दिलाया गया है, प्रागैतिहासिक काल में लेखन नहीं था, इसलिए जानकारी अवशेषों से प्राप्त होती है। सबसे पहले हम आद्य ऐतिहासिक काल अर्थात प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड को समझते हैं। नोट्स में इसका समय 4000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक दिया गया है। अब प्रश्न आता है कि इस काल की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? नोट्स में लिखा है कि इस काल में कुछ लिखित तथा कुछ पुरातात्विक प्रमाण उपलब्ध हैं। इसका अर्थ है कि इस समय की जानकारी हमें केवल पुरातात्विक अवशेषों से ही नहीं मिलती, बल्कि कुछ लिखित प्रमाण भी प्राप्त होते हैं।
यही कारण है कि इस काल को प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक काल के बीच का संक्रमण काल माना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और इस काल की प्रमुख सभ्यताओं को समझते हैं। सबसे पहली सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। नोट्स में इसका काल 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व दिया गया है, अर्थात इसी समय के दौरान सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। अब दूसरी प्रमुख सभ्यता है वैदिक सभ्यता। इसका काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक दिया गया है, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। अब नोट्स में वैदिक सभ्यता के दो उपविभाग भी बताए गए हैं। पहला ऋग्वैदिक काल, इसका समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक दिया गया है। दूसरा उत्तर वैदिक काल, इसका समय 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक बताया गया है। यहाँ एक बात विशेष रूप से याद रखिए, यदि परीक्षा में वैदिक काल के उपविभाग पूछे जाए तो आपको तुरंत याद होना चाहिए कि पहला ऋग्वैदिक काल है और दूसरा उत्तर वैदिक काल। अब नीचे एक स्मरणीय ट्रिक दी गई है। ट्रिक है सिंधु की नगरी, ईंटों की ढेरी। इस ट्रिक का उद्देश्य केवल इतना है कि आपको याद रहे कि हड़प्पा हमारी पहली नगरीय सभ्यता थी। यह छोटी सी ट्रिक परीक्षा के समय आपको विषय जल्दी याद दिला सकती है। अब इसका छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल का समय 4000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। इस काल में कुछ लिखित तथा कुछ पुरातात्विक प्रमाण उपलब्ध हैं। इस काल की दो प्रमुख सभ्यताएं हैं, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के दो भाग हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। और याद रखने की ट्रिक है सिंधु की नगरी, ईंटों की ढेरी। अब तक हमने आद्य ऐतिहासिक काल और उसकी प्रमुख सभ्यताओं को समझ लिया है। अब हम इतिहास के तीसरे प्रमुख काल की ओर बढ़ते हैं, जिसे ऐतिहासिक काल कहा जाता है। नोट्स में ऐतिहासिक काल अर्थात हिस्टोरिकल पीरियड को 3 भागों में विभाजित किया गया है। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है प्राचीन भारत। इसका समय 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक दिया गया है, अर्थात 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईस्वी तक के समय को प्राचीन भारत कहा जाता है। अब दूसरा भाग है मध्यकालीन भारत। इसका समय 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक बताया गया है, अर्थात 712 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक का समय मध्यकालीन भारत कहलाता है। अब तीसरा भाग है आधुनिक भारत। इसका समय 1707 ईस्वी से 15 अगस्त 1947 तक दिया गया है, अर्थात 1707 ईस्वी से लेकर भारत की स्वतंत्रता अर्थात 15 अगस्त 1947 तक के समय को आधुनिक भारत कहा जाता है। अब दाईं ओर एक त्वरित कालक्रम अर्थात क्विक टाइमलाइन दिया गया है। सबसे पहले 600 ईसा पूर्व, इसके बाद 712 ईस्वी, फिर 1707 ईस्वी और अंत में 15 अगस्त 1947। यह छोटी सी टाइमलाइन केवल पूरे ऐतिहासिक काल के क्रम को याद रखने के लिए दी गई है। अब इसका छोटा सा पुनरावृत्ति कर लेते हैं। प्राचीन भारत 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी, मध्यकालीन भारत 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी, आधुनिक भारत 1707 ईस्वी से 15 अगस्त 1947। अब हम इस अध्याय के अगले महत्वपूर्ण विषय की ओर बढ़ते हैं, जिसका शीर्षक है अध्याय 2 सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पहले परिचय को समझते हैं। नोट्स में सबसे पहले इसका काल दिया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का समय 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक बताया गया है। अब अगला बिंदु है अन्य नाम। नोट्स में इसका अन्य नाम हड़प्पा सभ्यता लिखा गया है, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब तीसरा और महत्वपूर्ण बिंदु है प्रकृति। नोट्स में लिखा है कि यह कांस्ययुगीन सभ्यता अर्थात ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी। अब इसका अर्थ समझते हैं। कांस्ययुगीन का अर्थ है कि इस सभ्यता का संबंध कांस्य के उपयोग से था। यही कारण है कि इसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। अब दाईं ओर एक अलग बॉक्स दिया गया है, जिसमें प्रश्न पूछा गया है कांस्ययुगीन क्यों?
नोट्स में इसका उत्तर दिया गया है कि सिंधुवासियों ने सबसे पहले तांबे में टिन मिलाकर कांसा अर्थात ब्रॉन्ज बनाया। इसी कारण इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। यह तथ्य परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे अच्छी तरह याद रखिए। अब तक हमने सिंधु घाटी सभ्यता के परिचय में 4 बातें समझी। पहली, इसका समय 2350 से 1750 ईसा पूर्व। दूसरी, इसका दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता। तीसरी, यह कांस्ययुगीन सभ्यता थी। और चौथी, इसे कांस्ययुगीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधुवासियों ने सबसे पहले तांबे में टिन मिलाकर कांसा बनाया। अब तक हमने आद्य ऐतिहासिक काल तथा सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय समझ लिया है। अब हम नोट्स के अंतिम भाग की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण तथ्य वाले बॉक्स को समझते हैं। नोट्स में लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता मानी जाती है। अब इसका अर्थ समझिए। नगरीय सभ्यता का अर्थ है ऐसी सभ्यता जहां व्यवस्थित नगरों का विकास हुआ हो। इसलिए नोट्स में सिंधु घाटी सभ्यता को विश्व की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता बताया गया है। अब दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है। इसका विस्तार वर्तमान पाकिस्तान, पश्चिमी भारत और अफगानिस्तान तक था। अर्थात इस सभ्यता का क्षेत्र केवल एक स्थान तक सीमित नहीं था, बल्कि इसका विस्तार इन तीनों क्षेत्रों तक फैला हुआ था। यह तथ्य भी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे विशेष रूप से याद रखिए। अब हम नोट्स के सबसे अंतिम भाग की ओर आते हैं, जहां तीनों कालों की तुलना अर्थात कंपैरिजन दिया गया है। इस तालिका को ध्यान से समझिए क्योंकि इसमें अब तक पढ़े गए तीनों कालों का एक साथ पुनरावृत्ति कराया गया है। सबसे पहले है प्रागैतिहासिक काल। इसका समय अज्ञात से 4000 ईसा पूर्व तक बताया गया है। इसके प्रमाण केवल पुरातात्विक हैं और इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि उस समय लेखन का ज्ञान नहीं था। अब दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। इसका समय 4000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। इस काल में कुछ लिखित तथा कुछ पुरातात्विक प्रमाण उपलब्ध हैं और इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि इसी काल में प्रमुख सभ्यताओं का विकास हुआ। इस काल के लिखित प्रमाण बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं और इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि इस काल का राजनीतिक इतिहास उपलब्ध है। अब इस पूरी तालिका का एक बार सरल भाषा में पुनरावृत्ति कर लेते हैं। यदि लेखन का ज्ञान नहीं था और केवल पुरातात्विक प्रमाण मिले तो वह प्रागैतिहासिक काल है। यदि कुछ लिखित और कुछ पुरातात्विक प्रमाण मिले तो वह आद्य ऐतिहासिक काल है और यदि लिखित प्रमाण बड़ी मात्रा में उपलब्ध हो तो वह ऐतिहासिक काल है। यही इस पूरी तुलना का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। सबसे पहले बाईं ओर दिए गए विषय को समझते हैं, जिसका शीर्षक है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अर्थात ASI। नोट्स में लिखा है कि भारत में प्राचीन एवं प्रागैतिहासिक स्थलों की खोज, संरक्षण तथा उत्खनन का कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है। अब इसे सरल भाषा में समझिए। जब किसी प्राचीन स्थान की खोज की जाती है, उसकी सुरक्षा की जाती है या वहां खुदाई करके प्राचीन वस्तुओं की जानकारी प्राप्त की जाती है, तो यह पूरा कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अर्थात ASI द्वारा किया जाता है। यही संस्था भारत के प्राचीन ऐतिहासिक स्थलों की देखरेख का कार्य करती है। अब नीचे महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। पहला तथ्य, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम माने जाते हैं। यह तथ्य परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, इसलिए इसे विशेष रूप से याद रखिए। दूसरा तथ्य, इसकी स्थापना का श्रेय लॉर्ड कर्जन को दिया जाता है, अर्थात भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना का श्रेय लॉर्ड कर्जन को प्राप्त है। तीसरा तथ्य, वर्ष 1921 में इसके महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे। यह भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य है। अब नीचे एक स्मरणीय ट्रिक दी गई है। ट्रिक है अले लॉ जॉन। अब इसे समझिए। अलेक से याद रहेगा अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक माना जाता है। लॉ से याद रहेगा लॉर्ड कर्जन, जिन्हें स्थापना का श्रेय दिया जाता है। और जॉन से याद रहेगा सर जॉन मार्शल, जो 1921 में इसके महानिदेशक थे। यदि आप इस छोटी सी ट्रिक को याद रखेंगे तो ये तीनों तथ्य आसानी से याद रहेंगे। अब नीचे सिंधु घाटी सभ्यता का सारांश दिया गया है।
सबसे पहले इसका काल लिखा है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। इसके बाद इसकी प्रकृति लिखी गई है कांस्ययुगीन सभ्यता। अब आगे इसकी प्रमुख विशेषताएं दी गई हैं। यह एक नगरीय सभ्यता थी। इसमें पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। नगर योजना सुव्यवस्थित थी और जल निकासी की व्यवस्था बहुत विकसित थी। अब सबसे नीचे महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। पहला बिंदु यह है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो सबसे प्रमुख और बड़े नगर थे। दूसरा बिंदु यह है कि यह सभ्यता नगर नियोजन, स्वच्छता तथा जल निकासी व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध थी। अब तक हमने क्या समझा? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण प्राचीन स्थलों की खोज, संरक्षण और उत्खनन का कार्य करता है। इसके जनक अलेक्जेंडर कनिंघम हैं। स्थापना का श्रेय लॉर्ड कर्जन को दिया जाता है। 1921 में सर जॉन मार्शल इसके महानिदेशक थे। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्ययुगीन नगरीय सभ्यता थी। इसमें पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। नगर योजना सुव्यवस्थित थी और जल निकासी व्यवस्था अत्यंत विकसित थी। साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इसके दो सबसे प्रमुख नगर थे। अब तक हमने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण तथा सिंधु घाटी सभ्यता का संक्षिप्त परिचय समझ लिया है। अब हम इस सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण नगर हड़प्पा के बारे में विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले नोट्स में हड़प्पा का परिचय दिया गया है। हड़प्पा का स्थान साहिवाल, पाकिस्तान बताया गया है, अर्थात वर्तमान समय में हड़प्पा पाकिस्तान के साहिवाल क्षेत्र में स्थित है। अब अगला बिंदु है नदी। नोट्स में लिखा है कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित था। यह तथ्य परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हड़प्पा के साथ रावी नदी का नाम अवश्य याद रखिए। अब तीसरा बिंदु है उत्खनन। नोट्स में लिखा है कि हड़प्पा का उत्खनन वर्ष 1921 में दयाराम साहनी द्वारा किया गया, अर्थात हड़प्पा की खुदाई का श्रेय दयाराम साहनी को दिया जाता है। अब हम हड़प्पा से प्राप्त प्रमुख साक्ष्यों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला साक्ष्य है अन्नागार। अब इसे ध्यान से समझिए। नोट्स में अन्नागार का चित्र दिया गया है। अन्नागार का अर्थ है ऐसा स्थान जहां अनाज को सुरक्षित रखा जाता है। नोट्स के नीचे भी लिखा गया है कि हड़प्पा से अन्नागार की खोज हुई, जो अनाज भंडारण की उन्नत व्यवस्था को दर्शाती है। अर्थात इससे यह पता चलता है कि वहां अनाज को सुरक्षित रखने की अच्छी व्यवस्था थी। अब दूसरा प्रमुख साक्ष्य है कांस्य गाड़ी। यह कांस्य से बनी एक छोटी गाड़ी का प्रमाण है, जो इस सभ्यता में कांस्य के उपयोग को दर्शाती है। अब तीसरा प्रमुख साक्ष्य है कांस्य दर्पण। दर्पण अर्थात आईना। नोट्स में कांस्य से बना दर्पण दिखाया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उस समय कांस्य का उपयोग विभिन्न वस्तुओं के निर्माण में किया जाता था। अब चौथा प्रमुख साक्ष्य है शंख का बैल। नोट्स में शंख से निर्मित बैल का चित्र दिया गया है। यह भी हड़प्पा से प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्यों में शामिल है। अब पांचवा प्रमुख साक्ष्य है गरुड़ चित्रित मुद्रा। यह एक मुद्रा अर्थात सील का चित्र है, जिस पर गरुड़ का चित्र बना हुआ है। नोट्स में इसे भी हड़प्पा से प्राप्त प्रमुख साक्ष्यों में शामिल किया गया है। अब इन सभी साक्ष्यों का एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं। हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान के साहिवाल में स्थित था। यह रावी नदी के किनारे बसा था। इसका उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी ने किया। यहाँ से अन्नागार प्राप्त हुआ, जो अनाज भंडारण की व्यवस्था को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त कांस्य गाड़ी, कांस्य दर्पण, शंख का बैल तथा गरुड़ चित्रित मुद्रा भी प्राप्त हुई। यही हड़प्पा नगर से प्राप्त प्रमुख साक्ष्य हैं। अब तक हमने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण तथा हड़प्पा नगर को विस्तार से समझ लिया है। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण नगर मोहनजोदड़ो के बारे में समझते हैं। सबसे पहले नोट्स में इसका स्थान दिया गया है। मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना में स्थित है। अर्थात यदि परीक्षा में पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो उत्तर होगा लरकाना, सिंध, पाकिस्तान। अब अगला बिंदु है नदी। नोट्स में लिखा है कि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। यह तथ्य भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे विशेष रूप से याद रखिए। अब तीसरा बिंदु है उत्खनन। नोट्स के अनुसार मोहनजोदड़ो का उत्खनन वर्ष 1922 में राखालदास बनर्जी द्वारा किया गया। अब हम मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रमुख साक्ष्यों को एक एक करके समझते हैं।
सबसे पहला प्रमुख साक्ष्य है महान स्नानागार। नोट्स में इसका चित्र भी दिया गया है। महान स्नानागार मोहनजोदड़ो की सबसे प्रसिद्ध खोजों में से एक है। नोट्स के नीचे भी लिखा है कि मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार इसकी उन्नत नगरीय संस्कृति का प्रतीक है, अर्थात इससे यह पता चलता है कि यहाँ नगर व्यवस्था काफी विकसित थी। अब दूसरा प्रमुख साक्ष्य है कांस्य नर्तकी। नोट्स में कांस्य से बनी नर्तकी की प्रसिद्ध प्रतिमा दिखाई गई है। यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रमुख साक्ष्यों में शामिल है। अब तीसरा प्रमुख साक्ष्य है दाढ़ी वाला पुजारी। नोट्स में दाढ़ी वाले पुजारी की प्रतिमा का चित्र दिया गया है। यह भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्य है। अब चौथा प्रमुख साक्ष्य है पुरोहित का आवास। नोट्स में इसके अवशेषों का चित्र भी दिया गया है। इसे भी मोहनजोदड़ो के प्रमुख साक्ष्यों में शामिल किया गया है। अब एक बार इन सभी साक्ष्यों का पुनरावृत्ति कर लेते हैं। मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के लरकाना, सिंध में स्थित था। यह सिंधु नदी के किनारे बसा था। इसका उत्खनन 1922 में राखालदास बनर्जी ने किया। यहाँ से महान स्नानागार, कांस्य नर्तकी, दाढ़ी वाला पुजारी तथा पुरोहित का आवास प्राप्त हुआ। अब नीचे एक याद रखने का तरीका दिया गया है। हड़प्पा अन्न और बैल लाया, मोहनजोदड़ो स्नानागार और नर्तकी दिखाया। यह छोटी सी ट्रिक दोनों नगरों की प्रमुख खोजों को याद रखने में बहुत सहायता करती है। अब नोट्स के अंतिम भाग को समझते हैं, जिसका शीर्षक है दोनों नगरों की समानताएं। सबसे पहला बिंदु है पक्की ईंटों का उपयोग, अर्थात हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों नगरों में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। दूसरा बिंदु है सुव्यवस्थित नगर योजना, अर्थात दोनों नगरों की बसावट व्यवस्थित थी। तीसरा बिंदु है जल निकासी की उत्कृष्ट व्यवस्था, अर्थात दोनों नगरों में पानी की निकासी की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। चौथा बिंदु है उन्नत शिल्पकला, अर्थात दोनों नगरों में शिल्पकला का अच्छा विकास हुआ था। और पांचवा तथा अंतिम बिंदु है व्यापार और शिल्प का विकास, अर्थात इन दोनों नगरों में व्यापारिक गतिविधियां तथा शिल्प कार्य विकसित अवस्था में थे।